दोस्तों विटामिन B12 के बारे में आपने सुना होगा। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है। इसके बहुत सारे रोल्स हैं। ये रेड ब्लड सेल बनाने में हेल्प करता है, DNA बनाने में हेल्प करता है, हमारी जो नसें होती हैं, जो नर्व सेल्स होती हैं, उन्हें बनाने में, उनके रिपेयर में मदद करता है। और इसकी कमी से बहुत किस्म की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। न्यूरोलॉजिकल मतलब नसों की दिक्कतें हो सकती हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, फिजिकल बहुत तरह के चेंजेस आ सकते हैं, पेट की दिक्कतें हो सकती हैं और भी बहुत कुछ। अभी हम इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि विटामिन B12 की कमी का कैसे पता लगे, इसके अच्छे अच्छे सोर्सेज क्या होते हैं, किस तरह से हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हमें इसकी कमी ना हो, किस तरह से डायग्नोज किया जाता है कि विटामिन B12 की कमी है और किस तरह से इस चीज़ से हम बच सकते हैं। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और इंटरनल मेडिसिन में दोस्तों बहुत सारा काम किया है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं विटामिन B12 किस तरह से हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूँ विटामिन B12 के हमारी बॉडी में बहुत सारे रोल हैं, बड़े इंपॉर्टेंट रोल हैं। एक एक करके बात करते हैं। ये हमारी जो बॉडी है उसके अंदर जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल होती है उसे बनाने में विटामिन B12 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर विटामिन B12 की मात्रा ठीक है तो रेड ब्लड सेल की मात्रा भी ठीक होने में हेल्प मिलेगी। साथ ही दोस्तों विटामिन B12 हमारी नसों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारी नर्व सेल्स होती हैं उनके फॉर्मेशन में और उनके रिपेयर में विटामिन B12 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। साथ ही दोस्तों विटामिन B12 हमारे DNA को बनाने में हेल्प करता है, हमारे DNA को रिपेयर करने में हेल्प करता है। तो दोस्तों बात करते हैं विटामिन B12 हमें मिलता कहाँ कहाँ से है, किस किस फूड प्रोडक्ट से मिलता है। तो मेनली ये नॉन वेजिटेरियन फूड में होता है, जैसे कि मीट हो गया या चिकन हो गया, इस तरह की चीज़ों में, एग्स हो गया। उसमें जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए ऑप्शन थोड़े कम होते हैं। वैसे दूध में होता है, चीज़ में होता है, पनीर में होता है, दही में होता है, कुछ एक तरह के मशरूम्स में होता है और भी कई सारी चीज़ें दोस्तों ऐसी होती हैं कि जिनमें विटामिन B12 ऊपर से ऐड किया जाता है। कुछ कुछ फूड प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं, कुछ एक तरह के सीरियल्स होते हैं, ब्रेड्स होती हैं, जिनमें विटामिन B12 ऊपर से ऐड किया जाता है ताकि जो वेजिटेरियंस लोग हैं उनके अंदर इसकी कमी ना आए। दोस्तों हम बात करते हैं कि विटामिन B12 किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है। तो बहुत सिंपल है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ सिंप्लीफाई करके, कि जब भी हम कोई फूड प्रोडक्ट खाते हैं जिसके अंदर विटामिन B12 है, सपोज हमने कुछ भी खाया उसके अंदर विटामिन B12 है, अब क्या होता है वो चीज़ हमारे स्टमक में गई। स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो इस विटामिन B12 को अलग कर देता है फूड प्रोडक्ट से। अब विटामिन B12 अलग हो चुका है। अब क्या होता है कि हमारे स्टमक एक सब्सटेंस बनाता है जिसका नाम होता है इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर नाम का सब्सटेंस हमारा स्टमक बनाता है। तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के साथ कंबाइन कर देता है, मतलब जुड़ जाता है और फिर उसे हमारे अंदर एब्जॉर्प्शन हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा विटामिन B12 को एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब हो गई, उसके बाद बॉडी में जहाँ जहाँ भी इसकी ज़रूरत है वहाँ वहाँ विटामिन B12 को बॉडी यूज़ कर लेती है। दोस्तों एक कंडीशन होती है पर्नीशियस एनीमिया। इसमें क्या होता है कि जो स्टमक है वो इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बना पा रहा होता। तो इस वजह से क्या होता है कि हम जो फूड प्रोडक्ट ले रहे हैं जिसके अंदर विटामिन B12 है, लेकिन वो चूँकि इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है बॉडी में, तो वो विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाता स्मॉल इंटेस्टाइन में और वो फिर बॉडी के अंदर आ ही नहीं पाता, मतलब वो वेस्ट हो जाता है। तो दोस्तों अगर हम मेन बात करें तो विटामिन B12 की कमी के बॉडी में दो कारण होते हैं। पहला कारण ये कि जो हम फूड प्रोडक्ट ले रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, उसके अंदर विटामिन B12 की कमी है। ठीक है, ये पहला रीज़न हो गया। और दूसरा रीज़न हो गया कि सपोज़ हमारे खाने की चीज़ों में तो विटामिन B12 के अमाउंट ठीक ठाक है, लेकिन वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा किसी न किसी कारण से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पर्नीशियस एनीमिया एक कारण है। ठीक है, तो इस तरह के कारण होने से विटामिन B12 की बॉडी में कमी हो सकती है। दोस्तों एक कंडीशन होती है गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस में क्या होता है, जो हमारा स्टमक है उसके जो अंदर की वॉल है उसमें सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन प्रभावित हो जाता है। तो ये भी एक कारण होता है कि विटामिन B12 बॉडी में ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। दोस्तों कुछ एक तरह की डाइजेस्टिव डिसीज़ेज़ होती हैं, मतलब खाने की नली की प्रॉब्लम्स, जैसे कि सीलियाक डिसीज़ होती है या जैसे कि क्रॉन्स डिसीज़ होती है। इनमें भी विटामिन B12 ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता बॉडी में और इसकी कमी हो जाती है। दोस्तों कुछ एक तरह की सर्जरीज़ होती हैं, मतलब अगर किसी का ऑपरेशन हुआ है मोटापे को कम करने वाला ऑपरेशन जो होता है जिसका नाम होता है गैस्ट्रिक बाईपास, एक तरह का ऑपरेशन है और भी कुछ एक तरह के होते हैं। तो अगर किसी का गैस्ट्रिक बाईपास हुआ है तो इस कंडीशन में भी जो स्टमक है उससे इंट्रिंसिक फैक्टर ठीक से नहीं बन पाता, जिसकी वजह से विटामिन B12 की कमी हो जाती है। तो विटामिन B12 का सप्लीमेंटेशन देना पड़ता है। दोस्तों ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं उनके अंदर भी विटामिन B12 की कमी होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि अल्कोहल लेने से क्या होता है कि विटामिन B12 का
एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में ठीक से नहीं होता। विटामिन B12 हमारी खाने की नली के ज़रिए बॉडी में एब्जॉर्ब ठीक से नहीं हो पाता और इसकी कमी हो सकती है। दोस्तों, पर्नीशियस एनीमिया की तो हम बात कर ही चुके हैं। ये वो कंडीशन होती है जिसमें स्टमक ठीक से इंट्रिंसिक फैक्टर बनाता ही नहीं है, जिसकी वजह से विटामिन B12 बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, क्योंकि उसे बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर की ज़रूरत होती है जो सिर्फ स्टमक ही बनाता है। ठीक है दोस्तों, एक और वैसे रेयर कंडीशंस भी होती हैं जैसे ट्रांसकोबालामिन 2 डेफिशिएंसी। इस कंडीशन में भी विटामिन B12 की कमी हो सकती है, लेकिन ये थोड़ी सी अब ज़्यादा साइंटिफिक बात हो रही है। मैं आपको सिर्फ कॉमन चीज़ें ही बताता हूँ। दोस्तों, कई बार लोगों के मन में सवाल आता है कि किस में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होने के चांस ज़्यादा होते हैं, किस एज ग्रुप में। तो वैसे तो किसी में भी हो सकती है, लेकिन 60+ वाले लोगों में इसकी डेफिशिएंसी होने के चांस, इसकी कमी होने के चांस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होने के सिम्टम्स क्या होते हैं, किस किस लक्षण से पता लगता है कि विटामिन B12 की कमी शरीर में हो सकती है शायद। तो बहुत ज़्यादा थकान होना, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होना। अब देखिए क्या होता है कि विटामिन B12 हमारी रेड ब्लड सेल बनाता है। अगर रेड ब्लड सेल ठीक से नहीं बन पा रही हैं तो हमारी बॉडी में ठीक से ऑक्सीजन सारी सेल्स में सप्लाई नहीं होंगी, क्योंकि जो रेड ब्लड सेल है उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है कि जो भी हम सांस ले रहे हैं, जो सांस हमारे लंग्स में आ रही है, वो उसके अंदर से ऑक्सीजन निकल करके रेड ब्लड सेल के अंदर चली जाती है, और रेड ब्लड सेल के ज़रिए वो जो ऑक्सीजन है वो शरीर की सारी सेल्स में भेजी जाती है। तो अगर रेड ब्लड सेल का अमाउंट कम हो गया, उनका नंबर कम हो गया, तो हमारी सेल्स को ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो वो बहुत जल्दी थकना शुरू हो जाएंगी, उनमें वीकनेस आ जाएगी। दोस्तों, विटामिन B12 की कमी से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, मतलब सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है, सांस बहुत जल्दी लेने की नौबत आ सकती है। ऐसा इसलिए होता है कि रेड ब्लड सेल का अमाउंट कम होने की वजह से ठीक से सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही होती, तो इसलिए सांस बॉडी जल्दी लेती है ताकि ऑक्सीजन का अमाउंट सेल्स को ठीक से मिल सके। साथ ही दोस्तों, बहुत सारे पेशेंट्स को नोज़िया हो जाता है, मतलब कि जी मिचलाना, वॉमिटिंग आने की सेंसेशन होना या वॉमिटिंग्स आना, इस तरह की भी कंडीशन आती है। ऐसा भी इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा जो खाने की नली है उसके अंदर भी रेड ब्लड सेल का अमाउंट कम होता है, जिसकी वजह से खाने की नली को भी ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंच पा रही होती है। तो जो भी सेल्स हैं खाने की नली की, वो प्रभावित हो जाती हैं, वो परेशान हो जाती हैं, सफोकेट हो जाती हैं। तो इस तरह के सिम्टम्स बॉडी पैदा करती है, नोज़िया, वॉमिटिंग वगैरह। पेशेंट्स को डायरिया भी हो सकता है, मतलब लूज़ मोशंस भी आ सकते हैं। दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि कई बार भूख नहीं लगती ठीक से, मतलब भूख बहुत कम हो जाती है, खाने का मन बहुत कम हो जाता है, और अगर लगातार नोज़िया बना रहे, मतलब जी मिचलाने की टेंडेंसी बनी रहे, भूख भी कम हो जाए, तो इससे पेशेंट का वज़न भी कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारे के सारे सिम्टम मैं आपको विटामिन B12 की कमी की वजह से जो हो जाते हैं वो बता रहा हूँ। दोस्तों, विटामिन B12 की कमी से जो हमारा मुंह होता है, माउथ, उसके अंदर भी सिम्टम्स आ सकते हैं। जो हमारी टंग है, जो जीभ है, उसमें सूजन आ सकती है। साथ ही मुंह के अंदर कुछ अल्सर्स पैदा हो सकते हैं। ये सारी कंडीशन भी विटामिन B12 की कमी से होती है। आपको ये ध्यान में रखना है, और होने की वजह यही है कि चूँकि रेड ब्लड सेल कम है, तो इसकी वजह से मुंह के अंदर भी ऑक्सीजन की मात्रा कम पहुंच पा रही होती है, जिसकी वजह से बॉडी इस तरह से रिएक्ट करती है। कई बार स्किन का कलर येलो भी हो सकता है विटामिन B12 की कमी से। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि विटामिन B12 की कमी से जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं, मतलब जो ब्रेन रिलेटेड सिम्टम्स हैं, वो किस तरह के हो सकते हैं। जो नसों से संबंधित सिम्टम्स हैं वो क्या क्या होते हैं। तो नंबनेस हो सकती है या टिंगलिंग हो सकती है। इसका मतलब कि किसी भी एरिया में बॉडी में सुन्नपन हो सकता है, या कि सुइयां चुभने जैसी की सेंसेशन हो सकती है। साथ ही दोस्तों, विज़न में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, देखने में कुछ धुंधला ज़्यादा हो सकता है, या कम दिखाई देना, इस तरह की कंडीशन पैदा हो सकती है। साथ ही दोस्तों, देखा गया है कि बहुत बार पेशेंट्स को मूड चेंजेस होने लग जाते हैं अचानक से, या बिहेवियर में चेंजेस होने लग जाते हैं अचानक से, मेमोरी में प्रॉब्लम आने लग जाती है, और वो बहुत जल्दी चीज़ों को भूल रहे होते हैं, या उनका ओरिएंटेशन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, थोड़ी कन्फ्यूज्ड स्टेट में रहते हैं। दोस्तों, इस तरह की चीज़ें भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से बहुत कॉमनली देखी जाती हैं। दोस्तों, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी बहुत कॉमनली देखे जाते हैं विटामिन B12 की कमी से। मैं आपको बताता हूँ, इरिटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। पेशेंट अगर लगातार इरिटेबल फील कर रहा है, अचानक से पहले ठीक था और अभी कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है, तो हो सकता है एक रीज़न की विटामिन B12 की कमी हो गई हो। कुछ लोगों में डिप्रेशन अचानक से पैदा हो जाता है, कुछ भी हो, लेकिन उनके मन में एक उदासी, लगातार उदासी बनी रहती है जो ठीक ही नहीं होती। तो ऐसे में भी विटामिन B12 का लेवल चेक कर लेना एक बार ज़रूरी है। अगर आप ये सारे सिम्टम्स अपने डॉक्टर को बताएंगे तो डेफिनेटली वो विटामिन B12 की मॉनिटरिंग करने के लिए आपको प्रेस्क्रिप्शन में लिख करके देंगे। दोस्तों, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी का पता कैसे लग सकता है, ये तो सिंपल है। ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में आइडिया होता है। सिंपल ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट के ज़रिए विटामिन B12 का लेवल कितना है वो एग्जैक्ट रीडिंग आ जाती है, और उसके ज़रिए पता लग सकता है कि विटामिन B12 आपकी बॉडी में नॉर्मल है या नॉर्मल से कम है। इसकी रेंज होती है, अगर रेंज से कम वैल्यू आई है तो इसका मतलब कि आपके बॉडी में विटामिन B12 की कमी है। इसकी जो लोअर लिमिट होती है वो नॉर्मली 150 मानी जाती है। वैसे हर एक लैब का स्टैंडर्ड हल्का फुल्का वैरी करता है, वो रिपोर्ट में मेंशन होता है।
दोस्तों हम बात करते हैं कि जो विटामिन B12 की कमी है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, किस तरह से हम इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं और कितने टाइम के लिए ट्रीटमेंट लेना होता है। तो इसमें ओरल मेडिसिन्स भी आती हैं, मतलब मुंह से खाने वाली मेडिसिन्स। इसमें इंजेक्शंस भी आते हैं जो कि मसल्स में दिए जाते हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। साथ ही इसमें कुछ नेज़ल स्प्रे या नेज़ल जेल भी आते हैं। तो अब ट्रीटमेंट कितने टाइम तक चलना है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि किस वजह से विटामिन B12 की कमी हुई है शरीर में। तो अगर वजह कुछ ऐसी है कि वो जल्दी ठीक होने वाली होती है तो कुछ टाइम के लिए ही ट्रीटमेंट दिया जाता है, और अगर वजह कुछ ऐसी है कि वो ठीक होने वाली नहीं होती नॉर्मली, जैसे अगर इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी है बॉडी में नहीं है पर्नीशियस एनीमिया की वजह से, ऐसे में नॉर्मली ट्रीटमेंट लंबे टाइम तक चलता है। या कि जैसे अगर गैस्ट्रिक बाईपास ऑपरेशन हुआ है तो अब फिर इंट्रिंसिक फैक्टर की फिर से कमी ही है बॉडी में, तो ऐसे में भी ट्रीटमेंट लंबे टाइम तक चलता है। दोस्तों आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि किन किन लोगों को रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है, किन किन लोगों में चांसेस होते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाएगी। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि 60+ एज ग्रुप में विटामिन B12 की कमी होने के चांस ज़्यादा होते हैं। जो लोग बहुत स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस हैं, जिनकी डाइट में नॉन वेजिटेरियन बिल्कुल ही नहीं होता, उनमें भी चांसेस नॉन वेजिटेरियन वालों से थोड़ा ज़्यादा होते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो सकती है। दोस्तों जिन लोगों के अंदर कुछ पेट की प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे सीलियाक डिसीज़ या जैसे क्रॉन्स डिसीज़, उनके अंदर भी चांसेस होते हैं कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। जो लोग अल्कोहल का यूज़ करते हैं उनके अंदर भी काफ़ी ह्यूज चांसेस होते हैं विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होने के। दोस्तों एक सिंड्रोम होता है जिसका नाम होता है शॉग्रेन्स सिंड्रोम। अगर ये वाली बीमारी है तब भी काफ़ी चांसेस होते हैं कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी डेवलप हो सकती है। इनफैक्ट 6 गुना चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों कुछ एक मेडिसिन्स भी होती हैं जो विटामिन B12 का लेवल बॉडी में थोड़ा सा कम करती हैं। तो अगर आप ये मेडिसिन्स ले रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर को बता देना चाहिए। अगर आपके अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आई है तो आपको प्रॉपर्ली गाइड कर सकते हैं कि क्या करना है। तो ये मेडिसिन्स मोस्टली कौन कौन सी होती है? मेटफॉर्मिन हो गई जो डायबिटीज़ के लिए यूज़ होती है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं जो एसिडिटी के लिए यूज़ की जाते हैं, जैसे कि ओमेप्राजोल, पैंटेप्राजोल, रेबिप्राजोल, इस तरह की मेडिसिन्स। दोस्तों अगर आपने नाम सुना हो तो हिस्टामिन H2 ब्लॉकर करके मेडिसिन का ग्रुप होता है, जैसे कि रैनिटिडिन वगैरह हो गई जो एसिडिटी कम करती हैं। इनका भी रोल होता है विटामिन B12 को कम करने में, और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का भी रोल होता है विटामिन B12 को कम करने में। तो अगर आप इनमें से कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। दोस्तों अगर विटामिन B12 की कमी लंबे टाइम तक बनी रहे तो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है। ये एक नसों की सीरियस बीमारी होती है, इसमें प्रॉपर इलाज की ज़रूरत होती है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि नंबनेस या टिंगलिंग हो जाना, मतलब कि सुइयाँ चुभना या सुन्न होने की टेंडेंसी होना, इस तरह की सेंसेशन होना, ये इंडिकेट करता है कि आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो चुकी है या हो रही है। साथ ही दोस्तों किसी किसी केस में जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाता है। स्पाइनल कॉर्ड आपको पता है क्या होती है? वो हमारे ब्रेन से जुड़ी हुई होती है, और जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर होती है। नर्वस टिश्यू है ये नर्वस सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू है। इससे नसों के गुच्छे निकलते हैं और पूरी बॉडी में सप्लाई होते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड का डैमेज हो सकता है दोस्तों। और साथ साथ ही दोस्तों बाउल इनकंटिनेंस हो सकता है, मतलब कि जैसे मोशन पास करने वाली जो प्रोसेस होती है वो आपके कंट्रोल से बाहर हो सकती है। बिना अपने कंट्रोल के ही मोशन पास हो सकता है या यूरिन पास हो सकता है दोस्तों। किसी किसी केस में पैरालिसिस की नौबत भी आ जाती है अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी सीवियर है और लंबे टाइम से बनी हुई है। तो दोस्तों इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखा गया है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब कि सेक्सुअल एक्ट के दौरान जो मेल का जो सेक्सुअल ऑर्गन होता है उसमें स्ट्रेंथ की कमी होना। ठीक है दोस्तों, साथ ही मेमोरी प्रॉब्लम्स के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं। कई बार शिज़ोफ्रेनिया जैसी कंडीशन डेवलप हो सकती है। डिल्यूजन्स हो सकते हैं, मतलब कि बिल्कुल माइंड कन्फ्यूजन में है, कुछ आइडिया नहीं है, ओरिएंटेशन ही नहीं है। इस तरह की जो साइकोलॉजिकल सीवियर कंडीशंस हैं दोस्तों, वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी अगर लगातार बनी रहे उसके कॉम्प्लिकेशन हैं। दोस्तों अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी अगर लगातार बनी रहे और इसको ट्रीट ही ना किया जाए तो क्या इससे डेथ भी हो सकती है? तो हाँ, चूँकि ये ब्रेन को, आपके नर्वस सिस्टम को बहुत प्रभावित करती है। विटामिन B12 का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है नर्व सेल्स को रिपेयर करने में, उनकी हेल्थ को बना के रखने में। तो अगर इसकी कमी है तो फिर नर्व सेल्स ठीक से काम ही नहीं कर पाएंगी और बॉडी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स में आ जाएगी। अगर स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम आने लगी या ब्रेन में प्रॉब्लम अगर बढ़ने लगी तो फिर अल्टीमेटली, चूँकि ये जो ऑर्गन्स हैं, ये ब्रेन पूरी बॉडी का कंट्रोल सेंटर होता है। बहुत सारी जो कमांड होती है वो ब्रेन से ही पूरी बॉडी के ऑर्गन्स में, सेल्स में जाती है। तो अगर यही प्रभावित हो गया तो इससे इवेंचुअली पैरालिसिस भी हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर आपको कुछ बातें समझ में आ रही हैं, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों हम बात करते हैं कि किस किस तरह के फूड प्रोडक्ट्स में विटामिन B12 अच्छी मात्रा में होता है। वैसे मैंने इसका हल्का सा डिस्कशन इंट्रोडक्शन में भी किया था, मैं फिर से बताता हूँ। जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके लिए तो ठीक है, उन्हें तो खाने से विटामिन B12 मिल जाता है। वो मीट खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, अंडे खा सकते हैं, रेड मीट, कुछ भी, फिश वगैरह।
इस तरह की चीज़ों में उन्हें ठीक ठाक से विटामिन B12 का अमाउंट मिल जाता है। अब जो वेजिटेरियंस लोग हैं, जो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस हैं, उनकी सप्लाई कहाँ से आती है? वो दूध से मिलता है उन्हें, पनीर से मिलता है, दही से मिलता है, कुछ एक तरह के मशरूम से मिलता है। जो हमारी दोस्तों इंटेस्टाइन होती है अंदर, उसमें जो गट बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो भी विटामिन B12 बनाने में हेल्प करते हैं। तो फिर भी जो वेजिटेरियंस हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर इस तरह के सिम्टम्स कुछ भी आ रहे हैं जिनके बारे में डिस्कशन किया है हमने, तो एक बार डॉक्टर से बात करके अपने सारे सिम्टम्स एक्सप्लेन करें। तो हो सकता है उनके डॉक्टर्स विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को माइंड में रखेंगे, सस्पेक्ट करेंगे और उनका टेस्ट कराएंगे, और अगर टेस्ट में ऐसी कोई चीज़ आ गई फिर तो उसका ट्रीटमेंट हो ही सकता है। ट्रीटमेंट तो इसका सिंपल ही है। तो दोस्तों हमें ये बिल्कुल नहीं समझना कि विटामिन B12 है तो चलो ठीक है, कोई एक विटामिन ही होगा, और अगर इसकी कमी भी चल रही है तो ऐसा कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको अभी काफ़ी कुछ बताया इसके बारे में। अगर आपको रिपोर्ट में इसकी कमी लग रही है, या अगर आपके डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपके अंदर इसकी कमी है, तो प्लीज़ जाग जाइए, डॉक्टर की सारी बातें मानिए, क्योंकि विटामिन B12 आपकी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है। इसकी कमी अगर हो गई है तो कोई बात नहीं, वो ठीक हो सकती है। आपको टैबलेट्स दी जाएँगी, आपको इंजेक्शंस लगाए जाएँगे, वो ठीक हो सकती है। लेकिन अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया, अगर आपने अपनी डाइट डॉक्टर के हिसाब से ठीक नहीं करी या ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो डेफ़िनेटली इसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत सीवियर भी हो सकते हैं, लाइफ़ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं।